तो जब मैंने उसकी डिटेल्स देखी, वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन ली, पता किया, तो मुझे लगा कि शायद ये प्रोग्राम मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हारून इकराम। हमारी न्यू वीडियो सीरीज़। हमारी यूथ परेशान है कि वो कौन सा करियर पाथ चूज़ करे, आया ट्रेंड फॉलो करे या अपनी स्किल ओरिएंटेड बेस अपनी करियर चूज़ करे। अब इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं राशिद सलीम साहब, आप एजुकेशनिस्ट हैं, करियर काउंसलर हैं और जो है वो ट्रेनिंग फील्ड से वाबस्ता है। हम इन्हें वेलकम करेंगे और इनसे जानेंगे कि कौन सा पाथ जो है वो बच्चों को किस दौर में करना चाहिए और क्या उनके लिए बेहतरी आ सकती है उनके फ्यूचर से रिलेटेड। हम वेलकम करते हैं सर को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है ना वो बड़े मोटिवेट होते हैं जब कोई पर्सन अपनी जो है वो लाइफ स्ट्रगल जो बताता है। लाइफ स्टोरी मेरी इस तरह से है जी कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं, और बाकी लोगों की तरह मेरे घर वालों की तरफ से भी था कि आपने इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग के बाद मैंने कुछ अर्सा फील्ड में जॉब की। अच्छा, मैं इंजीनियरिंग के दौरान एक एकेडमी में मैथमेटिक्स भी पढ़ाता था। सही। तो मैंने ये देखा कि मुझे बड़ा शौक है पढ़ाने का। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, मोटिवेटेड होता हूँ, और अच्छा पढ़ाने का टैलेंट भी है मुझे। इंजीनियरिंग के बाद जब मैं जॉब में गया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं हूँ। जब जॉब में गए, जब मैं जॉब में गया, कुछ अर्सा मैंने जब गुजारा फील्ड में, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन एक्चुअली मेरी फील्ड क्या है ये भी मुझे समझ नहीं आती, यानी एक कंफ्यूजन का दौर था। उस दौरान कुछ टाइम गुजर गया तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूएमटी, वहां पर एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जब मैंने उसकी डिटेल्स देखी, वहां जाके इन्फॉर्मेशन ली, पता किया, तो मुझे लगा कि शायद ये प्रोग्राम मेरे लिए। मैंने उसमें एडमिशन लिया और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक बड़ा अच्छा डिसीजन रहा। मैंने उसमें टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया। तो समझ आ गई कि मेरी जो एक्चुअल लाइन थी वो सोशल साइंसेज और बिजनेस मैनेजमेंट थी। देन उसके बाद ये जॉब्स यहाँ पे शुरू हुई यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। तो बतौर लेक्चरर मैंने ज्वाइन कर लिया 2009 में। उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। उस दौरान मैंने एमएस किया, अभी करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो जब मैंने एमबीए स्टार्ट किया था तो मुझे उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि ये असल में मेरी फील्ड थी जिसमें मुझे शुरू से ही आना चाहिए था। अच्छा, ये आपको एमबीए के दौरान पता चला? जी, मुझे ये एमबीए के दौरान पता चला, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसी गाइडेंस मौजूद नहीं थी। और उस वक्त में जो ज्यादा रुझान था डिग्रीज का वो मेडिकल का था, इंजीनियरिंग का था। बहुत हद उस वक्त कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हो गया हुआ था या कॉमर्स था। लेकिन ये रियलाइज मुझे बाद में हुआ और बिल्कुल एक सही ट्रैक पे मैं आ गया। अब मैं जिस जगह पे हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये मेरा वो करियर पाथ था जो मेरा टैलेंट भी है, मेरा प्रोफेशन भी है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई स्टूडेंट जो यूथ है हमारी, वो जब मैं कहता हूँ कि कोई एक बच्चा 9th-10th का स्टूडेंट है, क्या वो इस मेंटल पोजीशन में होता है कि वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी उस टाइम पे कर सके? क्योंकि हम बात करते हैं डिस्कवर योर टैलेंट, हम ये बातें करते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या हमारी यूथ इस काबिल होती है कि वो अपना टैलेंट डिस्कवर कर सके? 9th-10th की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर हम प्योरली टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो शायद उस तरह से नहीं। सही। एक स्टूडेंट को चंद गिनी चुनी जो फील्ड्स हैं उनका तो पता होता है कि कॉमर्स है, आईटी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लोरेशन है वो नहीं कर पाता कि कौन कौन सी फील्ड उसके लिए मौजूद, या शायद उसको सही मानों में टेंटेटिवली तो अंदाजा हो जाता है, सही मानों में जो अपनी डायरेक्शन उसका पता नहीं होता। सही। तो मेरे ख्याल में उसको दो लोगों की तरफ से एक बहुत सपोर्ट जो है वो चाहिए होती है। एक तो उसके पेरेंट्स हैं कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसकी जो भी नीड्स हैं, उसका जो शौक है उसको समझने की कोशिश करें और उसको उसकी जो फील्ड है उसमें सपोर्ट भी करें, अप्रिशिएट भी करें। सही।
हमारे यहाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। पेरेंट्स ने पहले से कुछ प्लान किया होता है कि जी हमने अपने बेटे को बेटी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या किसी और फील्ड में लेके जाना है, जो कि हो सकता है कि उसका शौक ना हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो इम्पोर्टेंट रोल है वो करियर काउंसलर्स का, एजुकेशनिस्ट का, टीचर का। सही। वो उसे सही मानों में गाइड कर सकते हैं कि उसका जो राइट ट्रैक है वो कौन सा बनेगा। तो किसी हद तक आजकल चूंकि इंफॉर्मेशन का दौर है तो स्टूडेंट्स को खुद भी आइडिया होता है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन होती है, और उसमें जो रोल है वो पेरेंट्स का और करियर काउंसलर्स जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है कि ये हम बात करते हैं टैलेंट की, बात करते हैं पैशन की, तो पहले तो ज़रा डिफाइन करें कि ये टैलेंट और पैशन क्या चीज़ है। क्या ये एक ही चीज़ है या ये अलग अलग चीज़ है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जब भी करियर गाइडेंस के मौजू पे बात होती है तो मुख्तलिफ मॉडल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो मॉडल है उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक आपका टैलेंट है, दूसरा आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन से मुराद यहाँ सोर्स ऑफ इनकम है, और तीसरा जो है वो आपका पैशन है। इन तीनों का जो बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है वो एक आइडियल करियर की तरफ आपको लेके जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। बिलफर्ज आप टीचर हैं और टीचिंग जो है इसका आपको शौक भी है, आपके अंदर इसकी स्किल्स भी हैं, और प्लस ये आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है। तो हम इसे कहेंगे ये आपका एक आइडियल ट्रैक है, आइडियल करियर है जिसे आप एंजॉय करेंगे। आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा, आप इसे एंजॉय भी करेंगे। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिस हो जाती है वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। मिसाल के तौर पे अगर इनकम नहीं है तो आपका पैशन भी ठीक है, आपका टैलेंट भी सही है, लेकिन अगर वो इनकम जनरेट नहीं कर सकता तो वो ज्यादा आप उसे वक्त नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना है, किचन के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मीट करने। अच्छा, अगर वो आपका टैलेंट है और सोर्स ऑफ इनकम भी है लेकिन आपका पैशन नहीं है तो आपको उसमें बोरियत महसूस होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका जो टैलेंट उसमें मौजूद नहीं है, आप स्किल्स जो है वो मौजूद नहीं है, आपका शौक है और सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि वो जो आपका एक मिसिंग एलिमेंट है टैलेंट का या स्किल्स का, उसको सीखना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं। तो तीनों चीज़ों का बैलेंस कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। सर, कोई एज है जिसमें हम अपना टैलेंट, पैशन, प्रोफेशन जो है वो इस मेंटली तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम स्टेबल हो जाए, कि हमें पता लग जाए कि हमारा टैलेंट ये है, पैशन ये, प्रोफेशन ये, आपके ख्याल में किस एज ग्रुप में जाके हमें बेहतर तौर पे पता लगता है कि ये हमारा गो थ्रू पाथ है? देखिए, वैसे तो जब हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी जो हॉबीज हैं, उनके जो सोच है, उनका जो मुख्तलिफ गेम्स वो खेलते हैं, किस तरह के लोगों के साथ उनकी दोस्ती है, किस तरह की एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं, तो पेरेंट्स जो है ना उनको बड़ा गौर से देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि बचपन से ही उनका जो बच्चा है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो अहम स्टेज आती है वो होती है आपकी मैट्रिकुलेशन। सही। जब आप मैट्रिक में जाते हैं तो आपका एक अहम डिसीजन होता है कि साइंस में जाना है या आर्ट्स में जाना, क्योंकि ये डिटरमिन करता है कि आप करियर पाथ मेडिकल की तरफ जाएगा, इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, आईटी की तरफ जाएगा, सोशल साइंसेस की तरफ जाएगा, बिजनेस की तरफ जाएगा, लॉ हो सकता है, कॉमर्स हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है। तो वो डिपेंड इसी पे करेगा कि आपका मैट्रिक साइंस में है या आर्ट्स में। हम साइंस या आर्ट्स रखने का फैसला करते हैं जी, ये बच्चे कैसे, मतलब कि कोई कैसे बता सकता है कि तुमने साइंस रखनी कि आर्ट्स रखनी? इसमें एक तो मैंने आपको बताया ना कि जो पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन वो बड़ा मैटर करेगी। दूसरी बात ये है कि उस बच्चे से खुद उसकी इंटरेस्ट जो है वो पूछी जा सकती है कि भाई आपकी इंटरेस्ट क्या है। जैसे एक बच्चा कह सकता है जी मुझे पायलट बनने का शौक है, एक बच्चा कह सकता है, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जी वो बड़ा टॉकेटिव है, वो बड़ा अच्छा गाइड कर रहा है लोगों को, इसका मतलब वो टीचिंग में जा सकता है, वो भी लीडरशिप रोल में जो है वो जा सकता है, वो लॉयर बन सकता है। सही। एक बच्चा जो है वो मुख्तलिफ चीजों को, खिलौनों को हर वक्त खेलता रहता है उनके साथ, उनको वो खोलता है, बंद करता है, इसका मतलब है कि उसका टूल्स में मैकेनिकल इंटरेस्ट है। सही। वो इंजीनियरिंग साइड पे जो है वो जा सकता है। एक बच्चा जो है वो लोगों के साथ घुल मिल के रहता है हर वक्त, तो इसका मतलब है कि वो किसी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में जो है, टीम वर्क में वो अच्छा प्ले कर सकता है। तो एक तो ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज ये कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स और टूल्स भी इसके लिए बनाए हैं एवेल्युएशन, वो हम लोग भी अपनी क्लासेस में भी और प्रोफेशनली भी यूज करते हैं। उसमें एक
टूल है जो कि हमारी पर्सनैलिटी को विद रिस्पेक्ट टू करियर 6 हिस्सों में डिवाइड करता है। सही। और वो हर हिस्सा हमें लेके जाता है मुख्तलिफ फील्ड्स की तरफ, मुख्तलिफ करियर्स की तरफ। मिसाल दूंगा, एक उसमें से टाइप है रियलिस्टिक लोग। रियलिस्टिक लोग, जी, रियलिस्टिक लोग जो है इनकी इंटरेस्ट जो है वो लोगों से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स में होती है, फिजिकल चीजों में होती है, आउटडोर्स में होती है। तो जो रियलिस्टिक लोग हैं उनके अपना करियर ट्रैक भी होगा और एजुकेशनल फील्ड्स भी इनकी अलग से होंगी। इसी तरह से दूसरा ग्रुप है इन्वेस्टिगेटिव। ये वो लोग हैं जो रिसर्च में, जो लैब वर्क में, एक्सपेरिमेंट्स में, इन चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये भी लोगों से हट के किसी लैब में काम कर रहे होंगे, किसी जगह पे बैठे होंगे, डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे। इनकी अपनी फील्ड्स हैं, अपनी डोमेन्स हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो आर्टिस्टिक लोगों का, यानी ये वो लोग हैं जो ह्यूमैनिटीज में, लिटरेचर में, लैंग्वेजेस में, राइटिंग में, इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, जर्नलिज्म में इन्वॉल्व होंगे। ये लिबरल आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। इनको क्रिएटिविटी जो है वो पसंद होगी, तो इनके शोबे भी अकॉर्डिंगली बनेंगे। फिर चौथा जो ग्रुप है वो सोशल साइंटिस्ट का आता है, यानी ये वो लोग हैं जो लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं और लोगों को ये गाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो रिलीजियस वर्कर्स हैं, उन सबका ताल्लुक, हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनका ताल्लुक इसी ग्रुप के साथ होता है। पांचवा जो ग्रुप है वो एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग वो लोग होते हैं जिनको लीडरशिप का रोल बड़ा पसंद होता है। ये लोग आपको बिजनेस में नजर आएंगे, ये लॉ में नजर आएंगे, ये आपको मैनेजमेंट में नजर आएंगे, ये मार्केटिंग में नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट होंगे, थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रखेंगे और बड़े ऑप्टिमिस्टिक आपको नजर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। अच्छा, फिर जो छठा ग्रुप है वो कन्वेंशनल लोगों का। ये लोग जो है वो डिटेल ओरिएंटेड हैं, ये बड़े मेथोडिकल हैं, ये एक तरीके से, सलीके से जो काम है वो करना चाहेंगे। तो ये आपको बैंक्स में नजर आएंगे, कॉमर्स में नजर आएंगे, ये आपको मैनेजरियल पोजीशंस में इवन नजर आएंगे, ये आपको डेटा हैंडलिंग में जो है वो नजर आएंगे। तो इस तरह से अब आपको ये देखना है, वो एक टेस्ट जो है वो लिया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, या समटाइम्स वर्बली जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। और उस बेस पे कौन से वर्बली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी बिल्कुल, जो मैंने आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स बताए ना, उससे रिलेटेड, इन ग्रुप से रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। तो वो वर्बली भी पूछे जा सकते हैं, वो पिक्टोरियल फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, वो नैरेटिव फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, वो मुख्तलिफ जो MCQs हैं उनकी शक्ल में भी पूछे जा सकते हैं, यानी फॉर्म्स तो डिफरेंट हो सकती हैं। तो वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि कोई भी बच्चा उसकी इंटरेस्ट किस तरफ को जा रही है। फिर जिस तरफ को जाती है, हर शोबे की मैंने बताया अपनी अपनी एजुकेशनल डिग्रीज हैं और फिर उसका अपना एक करियर ट्रैक। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं फील्ड्स पे। जी, अगर एक बच्चे ने आर्ट्स किया, उसके लिए कौन कौन सी जो है वो अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी वो स्टडीज करे और किस कैरियर में वो बच्चा आगे जा सकता है? अच्छा, ये एक ना बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक पोजीशनिंग ऐसी बन गई है कि जो आर्ट्स पढ़ेगा एक तो वो लाइक नहीं है, ऐसे ही, यानी साइंस वालों के ऊपर एक लेबल है कि ये लाइक स्टूडेंट हैं, वो मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, और आर्ट्स वाले जो हैं वो इतने लाइक नहीं। और उसकी जो फील्ड्स हैं उसको भी इतना ज्यादा सही तरीके से समझा नहीं जाता। हालांकि जितनी ऑप्शंस साइंसेस में अवेलेबल हैं, चाहे फील्ड्स हैं या करियर्स हैं, शायद उससे ज्यादा आर्ट्स में अवेलेबल है। जब मैं आर्ट्स कहता हूं तो उसमें ह्यूमैनिटीज भी हैं और सोशल साइंसेस, दोनों को मैं इंक्लूड कर। तो जैसे एक बच्चा है, उसने 9th आर्ट्स जो है वो पढ़ी और 9th-10th में, उसके बाद वो इंटर में चला गया, इंटर में उसने FA या जनरल साइंस के कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ा है। तो मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं, अब मैं आपको चंद एक नाम जो है वो ले रहा हूं जी। ये चंद इसमें से सैंपल सिर्फ मैं नाम ले रहा हूं, यानी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चंद एक जो हैं जो आर्ट्स के लोगों के लिए कि जी वो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो बन सकते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में जा सकते हैं, वो जर्नलिज्म में जा सकते हैं, वो फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, वो लिबरल आर्ट्स में जा सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जा सकते हैं, वो आर्किटेक्चर और डिजाइन में जा सकते हैं, फिर उसके बाद वो अर्बन प्लानिंग में जा सकते हैं, उसके बाद वो इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, फिर उसके बाद होम इकोनॉमिक्स है, और हमारे पास फिल्म स्टडीज हैं, हमारे पास जो है वो सोशल वर्क है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग्स हैं,
डेवलपमेंट है, उसके बाद हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ हैं, रिलीजियस स्टडीज़, और बेशुमार ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें वो जा सकते हैं। अब मैंने जितनी फील्ड्स के नाम लिए हैं, हर एक करियर ट्रैक मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि हमारे मुल्क को जितनी ज़रूरत एक इंजीनियर की है, जितनी ज़रूरत एक डॉक्टर की है, जितनी ज़रूरत एक पायलट की है, उतनी ही ज़रूरत एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की भी है। क्योंकि जो इंजीनियर है वो अपना काम करेगा, बहुत अच्छा मुल्क की जो तरक्की है उसके लिए वो काम करेगा और कर रहे हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है उसका रोल तो एक साइकोलॉजिस्ट ही निभाएगा। इसी तरह से हमें अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट चाहिए, हमें अच्छे एनालिस्ट चाहिए, हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो चाहिए, हमें जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में लोग चाहिए, हमें फाइन आर्ट्स के लोग चाहिए, हमें डिज़ाइन के लोग चाहिए, हमें अच्छे शायर चाहिए, अच्छे लिखने वाले चाहिए, अच्छे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चाहिए, हमें लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट्स चाहिए। तो ये सारे लोग जो है वो बहुत बड़ी फील्ड्स हैं, बहुत बड़ा ट्रैक है जिस पे आर्ट्स के लोग आ सकते हैं। और मैंने आपसे अर्ज किया कि ये चंद नाम हैं जो मैंने आपको बताए, यानी इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आर्ट्स के लोग फिर दूसरी अगर बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं, कॉमर्स सेक्टर में आ सकते हैं, बिजनेस में आ सकते हैं। उसमें आपने अगर BBA में आना चाहते हैं कोई तो वो FA के बाद भी आ सकते हैं, BCom में आना चाहें तो FA के बाद भी आ सकते हैं, कॉमर्स के बाद भी आ सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स ओपन है। ठीक हो गया। अब साइंस से रिलेटेड जो है जी, वो जो बच्चा साइंस करता है उसके लिए क्या क्या फील्ड्स है? साइंस की जो फील्ड्स हैं अगर हम उनको बाइफरकेट करें तो मेडिकल और इंजीनियरिंग दो बड़ी फील्ड होगी। तो अगेन हमारे पास मेडिकल और इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं पहले इंजीनियरिंग की चंद ऑप्शंस की बात करूं। इंजीनियरिंग ज्यादातर रिलेटेड है हमारे रियलिस्टिक, जो मैंने आपको बताया था, पर्सनैलिटी टाइप। तो रियलिस्टिक में आप देखें एग्रीकल्चर और फूड साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी। अब इंजीनियरिंग के बेशुमार डिसिप्लिन्स हैं, फिर ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, अर्थ साइंसेज है, मटीरियल साइंसेज है, फॉरेस्ट्री है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, इन तमाम में लोग आ सकते हैं इंजीनियरिंग के बाद। अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल की फील्ड्स को भी समझा जाता है कि बहुत गिनी चुनी सी। ऐसे ही मिसाल के तौर पे ट्रेडिशनली ये समझा जाता है कि MBBS है, BDS है और वेटनरी साइंसेज है, जबकि इसके अंदर भी अब बहुत सारी नई नई फील्ड्स जो हैं वो आ चुकी हैं। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हुआ है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के नाम से फील्ड्स जो है वो आ चुकी हैं। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है वो काम हो रहा है, वेटनरी साइंसेज हैं, एनिमल साइंसेज हैं, उसके बाद फूड साइंसेज हैं। फिर उसके अंदर स्पेशलाइज्ड जो डिग्रीज हैं वो मौजूद हैं, जैसे पोल्ट्री साइंस अलग से है, फिशरीज जो है वो अलग से है। फिर उसमें हमें जो एनवायरमेंटल साइंसेज हैं वो मिल जाएंगी, हमें इकोलॉजी मिल जाएगी, हमें हाइड्रोलॉजी मिल जाएगी, हमें जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे हमें जो है उनकी ज़रूरत होगी, हमें मेडिकल इमेजिंग जो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है उसके एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, हमें ऑडियोलॉजी के एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं वो मेडिकल की हैं। आप देखें ना, हमें फिजियोथेरापिस्ट की कितनी ज़रूरत है। ऐसे हमें अच्छा फिजियोथेरापिस्ट मिलेगा तो वो हमें हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है और जो हमारी वर्किंग है उसको मेंटेन करने के लिए मदद देगा। आप देखें आज जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में प्लेयर्स खेलते हैं, मेन रोल सामने उनका नजर आता है, हमें अच्छा कोच जो है वो नजर आता है। इसी तरह से उनके साथ हमें अच्छे फिजियोथेरापिस्ट जो है वो भी चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद सलीम, ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के साथ है। और हारून इकराम साहब का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो की। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इनका जो चैनल है हारून इकराम उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको इनकी जो नई वीडियोस के अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।